भी मेरे जितने भी छात्र नेता, चाहे पूर्व के हैं वो, चाहे वर्तमान के हैं, सभी, और मेरे सामने बोल दिया उनको, मेरे सामने बैठे हुए मेरे नौजवान छात्र भाइयों और बहनों, एक बात का शायद आपको पता नहीं होगा, मैं भी छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। मुंडेला जी को शायद पता हो, इन बच्चों को शायद नहीं पता, क्योंकि जिस समय हम रहे मेरे ख्याल से कईयों का तो जन्म उस समय हुआ होगा। मैं 98 में खटीमा में छात्र संघ अध्यक्ष रहा, और हमने भी बहुत चुनौतीपूर्ण 4 बार में चुनाव लड़ा, चारों बार जीता। मैं 2 बार ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, फिर सेक्रेटरी, फिर अध्यक्ष रहा। उसके बाद फिर भी बन सकता था, लेकिन और लोगों को हमने मौका देने का काम किया है। अच्छी टीम हमने बनाई थी, और वही टीम आज भुवन दा के साथ भी है, अपने भुवन कापड़ी जी के साथ। और भुवन कापड़ी जी को भी बुला लेना था यार आज तुमने। जितने भी यहाँ बैठे हुए सभी का मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया, यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। चाहे आपने इसलिए बुला लिया हो कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ पहले, या कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रहा हूँ इसलिए बुला लिया हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले तो मैं जो नवनिर्वाचित हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप जो जीत के आए, ये जीत आपकी सिर्फ जीत नहीं है, ये जीत आपके जो सहयोगी, जो साथी थे, जिन्होंने आपके साथ संघर्ष किया, आपके साथ विश्वास कायम किया, ये उन सब लोगों की जीत है। और उसके साथ साथ आपकी मेहनत, संघर्ष, इन सब की जीत है। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप लोग आज जीत के आए हैं। आज ये जो छात्र संघ सम्मान समारोह का मंच है, ये सिर्फ छात्र संघ के सम्मान समारोह का मंच नहीं है, ये लोकतंत्र के नवनिर्माण का उत्सव है। आज की जो ये शुरुआत है आपकी, ये लोकतंत्र को जो कमज़ोर करने वाली ताकतें हैं, आज उस लोकतंत्र को बचाने के लिए एक शुरुआत है। आज पूरे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के छात्र लगभग यहाँ पे छात्र नेता आए हुए हैं। साथियों, जिस तरीके से मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किस तरीके से इस छोटे से चुनाव में सरकार पूरी इन्वॉल्व होके मुंडेला जी को चुनाव नहीं लड़ने दिया। अगर एक बार ये छात्र संघ अध्यक्ष बन जाते, सरकार का बिगड़ क्या रहा था ये बताओ? इनके आगे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लग जाता। भाई ने बताया कि वो सचिव बैठे, उनका पर्चा खारिज कर दिया। तो तमाम हथकंडे अपना के सरकार जो आप लोगों को दबाना चाहती है, छात्र नेताओं को, वो सिर्फ इसलिए दबाना चाहती है कि एक छात्र संघ अध्यक्ष बनने या पदाधिकारी बनने से कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। वो सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा छात्र ऐसा नेता है, छात्र नेता ऐसा है जो सरकार के खिलाफ बोलता है, जो सरकार की कमियों के खिलाफ बोलता है, सरकार की कमियों को उजागर करता है। वो उसको नहीं नेता बनना देना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की पहली पाठशाला जो छात्र संघ का चुनाव है, ये लोकतंत्र की नर्सरी है। आज जो यहाँ पे मंचासीन हैं, आप जो छात्र नेता, यही लोग जाके कल राष्ट्रीय मंचों के ऊपर भी बैठेंगे, इसमें से कई लोग, और बैठे भी हैं। आज आप देख लो, खटीमा छात्र संघ के अंदर चाहे मैं हूँ, चुनाव हम हार भले गए, क्योंकि चुनाव राजनीति में आने का मकसद ये नहीं है कि हमें पद पाना है। राजनीति में आने का मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हमने जनता के सरोकार, जनता के मुद्दे उठाने हैं, जन सेवा करनी है। उसके लिए जीत हार मायने नहीं रखती है। हम लोगों ने संघर्ष किया आप लोगों के सहयोग से। भुवन कापड़ी जी देखो एक मिसाल है, जो मैं कह रहा हूँ कि राजनीति की पहली पाठशाला है। भुवन कापड़ी जी छात्र संघ अध्यक्ष बने, कोचिंग चलाते थे, उनके मन में आया, लोगों ने उनसे कहा कि नहीं, आपको समाज सेवा करनी है, आपको छात्रों की आवाज़ उठानी है। वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते, विधायक बने। विधायक बनने के बाद उन्होंने देखो कितने महत्वपूर्ण मुद्दा जो बेरोजगारी का था, उसको विधानसभा के अंदर जिस पुरजोर तरीके से उठाया, आप ये समझो कोई और नेता उठा पाता है इतना। उनको दर्द था आप लोगों का कि आप लोग पढ़ रहे हो, आपके माँ बाप को आपसे अपेक्षाएं हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के डिग्री लेके उसके बाद रोजगार करेगा, हमारे घर का खर्चा उठाएगा, हमारे लिए सहयोग करेगा। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? कभी पेपर लीक कर दे रही है। पेपर लीक जानबूझ के करवा रहे हैं। पेपर लीक ऐसे नहीं हुआ, पेपर लीक इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको नौकरियां ना देनी पड़े उनको। एक बार पेपर लीक हो गया, अब जांच के नाम पे वो पड़े रहेंगे सब ऐसे ही, जांच चलती रहेगी, परीक्षा गई, उनको भर्ती नहीं करनी पड़ेगी, आपको तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी। इस चीज़ से बचते फिर रहे हैं। आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप युवा हैं, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर संघर्ष करने का मादा है। आप लोगों को जो सरकार के खिलाफ
जो सरकार गलत काम कर रही है, सुमित भाई ने भी कहा, बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। आज कुछ ऐसे नेता हमारे हो गए हैं, वो दूसरे छात्र नेताओं को डराते हैं, नहीं जी मंत्री जी नाराज हो जाएंगे, आज मुख्यमंत्री नाराज हो। अगर आप लोग डर के बैठ गए तो फिर इस लोकतंत्र को बचाने वाला कोई नहीं। आज इस देश के अंदर जिस तरीके से लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, उस दौर में आप लोगों को भाईचारे के साथ, आपसी तालमेल के साथ, आपसी सहयोग के साथ, आपसी संवाद के साथ, जो लोग आपके विरोधी भी हैं उनसे भी बात कीजिए, आप उनको भी समझाइए, मुद्दों की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए। जो सरकार नौकरियां बेचने का काम कर रही है, इनके खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है। आज सारे नौजवान हमारे, हम नशे की बात पीछे चल रही थी, क्या करें बेचारे, बेरोजगार हैं तो नशे की तरफ चले जा रहे हैं, पूरा घर बर्बाद हो जा रहा है। तो आज ज़रूरत है आप लोगों के नेतृत्व में, आप युवाओं को इकट्ठा करके हम आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है। अगर आप उठोगे तो आपके साथ पूरा समाज उठेगा, उठ के खड़ा हो जाएगा। आप संघर्ष करोगे, सारे लोग आपके साथ संघर्ष करने लगोगे। आप अगर बदलोगे तो ये देश की राजनीति सारी बदल जाएगी, इस प्रदेश की राजनीति बदल जाएगी। आज जो पूरे देश के अंदर जो संकट के बादल लोकतंत्र के ऊपर छाए हुए हैं, जिसके लिए माननीय राहुल गांधी जी पूरा संघर्ष करके, किस तरीके से आप देख रहे हो कि संघर्ष करके वो इस सरकार से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि जब एक युवा नेता, पढ़ा लिखा हमारा युवा नेता, उनको पप्पू साबित करने के लिए उन्होंने जितना भी बजट खर्च किया वो सारा बजट इनका फेल हो गया, और उन्होंने साबित कर दिया कि भाई पप्पू नहीं है, वो तुम्हारे पापा हैं। जिस तरीके से उन्होंने, देखो जिस तरीके से वोट चोरी करके इन्होंने, ये हमारे सितारगंज में भी हुआ, हमारे सितारगंज में भी लोग जाते थे पोलिंग बूथ पे। जब मैंने चुनाव लड़ा, आज मुझे मौका मिला आप लोगों के बीच बात रखने का, तो बेचारे 2 घंटे खड़े हुए वापस आ गए, भी हमारा वोट ही नहीं खत्म हो गया, डिलीट हो गया वोट। तब हमने कहा ये हुआ क्या है, हम उसको नहीं ढूंढ पाए, लेकिन राहुल गांधी जी ने ढूंढ कर जिस तरीके से वोट चोरी का जो ये आपका चुनाव आयोग के ऊपर जो उन्होंने करी है, नकेल कसी है, अब काफ़ी इसमें संशोधन उन्होंने कर दिए। भी आप हम सब लोग, चलो आज का विषय नहीं है लेकिन मैं बोल देता हूँ क्योंकि आप लोग ही आगे जाके जागरूक करेंगे सब लोगों को। अगर आधार कार्ड हमारा सब चीज़ों से लिंक है, बैंक के खाते से भी लिंक है, तो छोटी सी चीज़ है। एक बार बताओ, आप इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहे हो, इतने कागज मांग रहे हो वोट के लिए कि आप साबित करो। साबित हम कैसे करें भाई, हम तो हैं। अगर आपको कोई शिकायत है कि हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं, तब आप हमसे सबूत मांगो। आप पहले ही मांग रहे हो कि इसका यहाँ के नागरिक है, हमें दो, तब वोट बनाएंगे। आपने आधार कार्ड से ज़्यादा पुख्ता सबूत क्या हो सकता है, ये उसको दरकिनार कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, और जो लड़ाई लड़ी हमारे नेताओं ने, उनका धन्यवाद कि आधार कार्ड को मान लिया गया। ये पूरे देश में वही जो जांच करेंगे, SIR करेंगे। सुमित भाई, शक्ति भारत में कितने लोगों के पास कागज हैं बताओ, मिलेंगे किसी के पास? आधार कार्ड तो सबके पास मिल जाएगा, कहाँ से लाएंगे? अगर बुजुर्ग को यह वो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? जमीनों के कागज किस किस के पास है? ये कह रहे हैं पट्टा लेके आओ, पट्टा किस किस के पास है? सिर्फ 1400 परिवारों के पास तो पट्टा है, बाकी लोगों के पास नहीं है। तो जिस तरीके से भाई आधार कार्ड के साथ आप वोटर लिस्ट को लिंक कर दो। अगर मैं एड्रेस अपना सितारगंज से चेंज करा के दिल्ली जाऊंगा, मेरा ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये कितना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत है, एक बात बताओ। छोटा से काम हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, जहाँ जाके मैं एड्रेस चेंज करूँगा मेरा वोट बन जाएगा। एक आदमी सिर्फ एक ही वोट एक ही बार डाल पाएगा। अभी नगर पालिका के चुनाव में आपने देखा किस तरीके से वोट बनाए इन्होंने। एक एक आदमी गाँव के लोगों को लिए आधार कार्ड और वोट बना दिए लास्ट टाइम पे, और 10-10 वार्डों में वोट डाला एक एक आदमी ने, और बेईमानी करके इन्होंने इस तरीके से चुनाव जिताने के काम किए। ये तो आप लोग जागरूक हो, आप लड़ाई लड़ पा रहे हो, मंडेला जी जैसे लोग आप लड़ाई लड़ पा रहे हो, तो आप कुछ लोग जो है जीत के आ गए। आज बहुत बधाई, क्योंकि NSY का कुमाऊं के अंदर हमारा परचम लहराया कबड़वाल जी ने, आप सब लोगों के सहयोग से। आप सबको बहुत बधाई। मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी आप हमें याद करोगे, आप संघर्ष करो। हमने संघर्ष किया, हमने देखा उस समय जब हम संघर्ष करते थे, पैसे की भी कमजोरी होती थी। हम लोग यहाँ से बस से जाते थे खटीमा, बस से जाते थे, 10 रुपये किराया होता था, तो आधा किराया 5 रुपये देना होता था। तो कई हमारे छात्र ऐसे होते थे, कोई बहनें ऐसी होती थी, आज पैसा है मैं मानता हूँ, उस समय इतना पैसा नहीं था मंडेला जी कि यहाँ से खटीमा जाने के लिए 10 रुपये किराया, 5 रुपये जाने का, 5 रुपये आने का लगता था, तो दे नहीं पाते थे। तो मैंने लड़ाई लड़ी, मुझसे लोगों ने कहा
वो आते नहीं थे कॉलेज। मैंने क्यों नहीं आते? बोले पैसे उसके लिए नहीं, किराए के लिए। मैंने वो लड़ाई लड़के हमने बस यूनियन वालों से बात करी। हमने कहा भी जितने भी स्टूडेंट जाएंगे भाई पैसे नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते? तुमने क्या बस में हिस्सा डाला है? मैंने कहा हाँ डाला हिस्सा हमने। तुम जो मर्जी समझो, पैसे नहीं देंगे, ये फ्री जाएंगे। अब सीधे तरीके से जाएंगे या टेढ़े तरीके से जाएंगे बताओ? तो कई बार हमारा बहुत संघर्ष हुआ। उन्होंने हमें ऑफर भी दिए पैसे के, लेकिन नहीं, हमने कहा भी नहीं, हमें अपने छात्रों के लिए काम करना है। तो हमने उनके लिए काम किया। हमें जो परेशानी लगी, कई लोग फीस जमा नहीं कर पाते थे। 1800 रुपये फीस होती थी उस समय, वो नहीं होती थी कईयों के पास। तो हम सहयोग मांगते थे लोगों से, बाज़ार से चंदा करके फिर फीस जमा कराते थे कई लोगों को। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम लोग ठीक है, सक्षम है। आज आप अगर कोई संघर्ष करोगे, छात्र हितों की लड़ाई लड़ोगे, आपको जो भी परेशानियाँ हों, चाहे वो ये पेपर चोरी वाला मामला भी सुमिंदर भाई कह रहे थे, ये तो उसी समय करना चाहिए था। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे हल्द्वानी में धरना चल रहा था, देहरादून चल रहा था, तो यहाँ पे भी चलना चाहिए था। भाई यहाँ कौन से जो छात्र हैं जो पढ़ लिख के जा रहे हैं, बेरोजगार हैं, इनके पास कोई रोजगार नहीं है। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने आप लोगों के लिए ये सिडकुल की स्थापना करी, 70% का जियो लागू किया कि यह स्थानीय निवासियों को रोजगार दिया जाएगा पक्के में। आज क्या है, लेबरी में तो दे देते हैं लेकिन नौकरी नहीं देते हैं। जो आपके पास डिग्री होगी वो नहीं देंगे। अभी पिछले दिने मंत्री जी को याद आई, शायद इनको पता लग गया होगा कि भाई ये ज़्यादा इसमें इसको लेके संघर्ष करने वाले हैं। अपना सुमित भाई, हम लोगों ने सबने, रामचंद्र जी हैं, सबने आवाज़ उठाई कि भाई यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। तब इन्होंने मीटिंग एक करी उनके साथ, उद्यमियों के साथ, और तब कह रहे हैं कि भाई तुम रोजगार तुमने क्यों नहीं दिया, जो डिग्री वाले कहाँ जाएंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, तुम मुख्यमंत्री भी थे यहाँ पे, तुम मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, तुमने 14 साल से तुम हो, तुमने रोजगार 14 साल में क्यों नहीं दिलाया? अभी 70% का जियो लागू क्यों नहीं कराया? अगर ये कराया होता तो हमारे जो यहाँ पे छात्र पढ़ लिख के डिग्री लेके जब जा रहे हैं तो उनको कम से कम नौकरी मिलती। यहाँ पे देते नहीं है, यहाँ पे नौकरी कुछ कहने वाला नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों का दायित्व बनता है कि बेरोजगार जो युवा हैं, इनकी लड़ाई भी लड़नी है आपने। समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनकी लड़ाई भी लड़नी है, और सबको साथ लेकर मैं बधाई देता हूँ NSY और यूथ कांग्रेस को कि आप सब लोगों को साथ लेकर, सबको, सारे समाज के लोगों को साथ लीजिए। बीजेपी सिर्फ तोड़ने का काम करती है। हमें आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाना चाहिए कि ये देश कैसे मजबूत होगा? आपसी भाईचारे से मजबूत होगा या लड़ाइयाँ लड़के होगा? और जिस तरीके से ये एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं, ये तो जब भी कोई मुद्दा लेके आओ, अभी आप देखो पेपर लीक वाले मामले में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि पेपर जिहाद हो गया। ये क्या पेपर जिहाद हो गया भाई? तुमने पेपर लीक करवाया, पेपर लीक हो गया। तुम सख्त जो है वो लेके आए थे कानून, आपके कानून की धज्जियाँ उड़ गई। तो हर चीज़ में ये चाहते हैं कि हम उसको जो है धर्म के नाम से जोड़ देते हैं कि भाई आपस में लड़ाएं और हम जो है चुनाव जीत जाएं। तो इन चीज़ों से अगर बाहर निकलना तो आप ही कर सकते हो। आपके अंदर जोश है, एनर्जी है, आप कर सकते हो। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो जिस राज्य में हम रह रहे हैं, उत्तराखंड, ये सिर्फ छात्र नेताओं की बदौलत ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। छात्रों ने ही आंदोलन किया तो उत्तराखंड ये आज उत्तराखंड बन गया। क्या नहीं कर सकते हो आप लोग? अगर आप ठान लो तो बहुत कुछ कर सकते हो। मैं शायद बहुत ज़्यादा समय मैंने आपका ले लिया है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हम तो रोज़ नित नई समस्या से लड़ते हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ कहीं ना कहीं जहाँ जितना सहयोग हो सके करो। अब कल जो है हमारा जो है उधम सिंह नगर में धान खरीद को लेकर धरना है। जिस तरीके से इन्होंने आपका पेपर लूटने का काम किया, मैं तो लूटने का काम ही कहता हूँ इसको, नौकरियों को लूटने का काम कर रहे हैं युवाओं की। उसी तरीके से किसानों का धान को लूटने का काम कर रहे हैं। 2369 रुपये की MSP है। एक तरफ तो आप कह रहे हो किसानों की आय दुगनी कर दें, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके बीच में बहुत सारे किसान परिवारों के बच्चे भी हों। ऊपर से आप जो है तोल नहीं कर रहे हो। 1 तारीख से इन्होंने कहा था हम धान खरीद लेंगे, आज इन्होंने धान खरीदना, आज तक धान खरीद चालू नहीं हुई। इसको लेके हम कल धरना दे रहे हैं। बाजार का रेट 1700 रुपये है, कहाँ 1369 रुपये, कहाँ 1700 रुपये में बाजार में बिक रहा है। कोई परवाह नहीं इनके नेताओं को। ऊपर से एक तरफ ये तुम हाइब्रिड बीज दे रहे हो कि भाई हाइब्रिड बीज बो और सूखी बुआई करो ताकि पानी बचाया जा सके, हमें धरती का पानी बचाया जा सके। लोगों ने सूखी बिजाई करी, हाइब्रिड बीज लगाया। आज ये कह रहे हैं कि 126 और 131 धान की एक नस्ल होती है जिसको सीधी बुआई से बोते हैं। वो कह रहे हैं कि इसको हम खरीदेंगे नहीं, सरकार ने मना कर दिया, DM ने। कैसे हम एक बार बताओ पर्यावरण को बचाएंगे?
भाई एक किसान जो पर्यावरण को बचाने के लिए आपकी सरकार का सहयोग कर रहा है, आज आप कह रहे हो कि इसका धान नहीं खरीदेंगे। हमें पूरे देश को भी तो बचाना, अपने पर्यावरण को बचाना। हमें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको हर वर्ग की आवाज़ उठानी चाहिए। जब मैं छात्र संघ उपसचिव था ना, उस समय हमारे बीच यहाँ पे चंचल सिंह जी एक किसान नेता होते थे, आजकल अमेरिका में हो, भगोड़ा के रहने वाले थे। तो वो ये लड़ाई लड़ा करते थे, तब से उन्होंने हमें कहा कि सहयोग करो, हम उनके साथ खड़े हो गए, हम धरना देने लगे। तब से जो है वो तो अमेरिका अब चले गए, लेकिन हम किसानों की लड़ाई आज भी लड़े, छात्रों के साथ साथ हम किसानों की लड़ाई भी लड़ते थे। आज आप देखो, पर्यावरण को बचाने के लिए, अपनी संपदा को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, अपने पहाड़ को बचाने के लिए सोनम वांगचुक, जिसको सरकार ने पुरस्कृत किया, जब किसी को पुरस्कृत सरकार करती है, पुरस्कार देती है, उसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अगर वो गलत आदमी था, अगर वो पाकिस्तान से मिला हुआ था, तो उसको तुमने पुरस्कार क्यों दिया भाई? क्या देखा फिर तुमने? जिस समय वो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे मोदी जी की, जब धारा 370 हटाई, उन्होंने सोचा कि हो सकता भी चलो हमारे लिए सही हो जाए, हमारी सुनी जाए। लेकिन जब उन्होंने अपने मांग करी कि हमें जो है स्टेट का दर्जा दिया जाए या हमारी परिषद का गठन किया जाए, स्वतशाही परिषद का, जो आदिवासी इलाकों के ये सब लोग अपने चाहते हैं और एक दो जगह पे देश में है भी, तो आपने उनको उठा के अंदर कर दिया कि देशद्रोही। उसके पीछे हमें सोचना चाहिए, आज हमें खड़े होना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे आप धरना प्रदर्शन करो, चाहे आप मशाल जुलूस निकालो, चाहे आप कुछ नहीं तो सोशल मीडिया के ऊपर ही आवाज़ उठाओ कि भाई सोनम वांगचुक को एक अभियान चलाओ ना कि भाई इनको रिहा करो। ये सारे छात्रों को करना चाहिए। उसके पीछे मंशा क्या है? सोनम वांगचुक सरकार के बीच में एक रोड़ा बन के खड़ा हो गया। वो कहते हैं कि हमें ऐसे ही रहने दो, हमें नहीं चाहिए हाई फाई, हमें बड़ी बिल्डिंगें नहीं चाहिए, हमें जैसा है, जैसे मकान हमारे ऐसे रहने दो, जैसे पहाड़ हमारे ऐसे रहने दो, जैसे जंगल है ऐसे रहने दो, हमें मत छेड़ो। लेकिन क्या है कि वो जो वहाँ का एरिया है, उस एरिया में बहुत चीज़ें नीचे हैं ज़मीन में, मेरे ख्याल से यूरेनियम भी है वहाँ पे, और भी कई धातुएँ हैं, तो उस पर कब्जा करना चाहते हैं, अडानी को बेचना चाहते हैं वो भूभाग। वो बीच में खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन जिस आदमी ने 5 साल किया, आपने जानबूझ के उनको बदनाम करने के लिए, मैं तो कहता हूँ जो बीजेपी का कार्यालय जलाया वो भी इन्होंने खुद जलवाया, क्योंकि इन्होंने उसको अंदर करना था। तो आज हमें उनके साथ भी खड़े होने की जरूरत है। बिहार में देखो, इन्होंने 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वो दे दी, जगह ज़मीन दे दी 10,000 एकड़।